नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का विशेष कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे। जी हां, कोरोना के दौर में पत्रकारिता। आज हम कोरोना से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिसमें सरकार की अच्छाई हो या फिर सरकार की विफलताएं, या फिर किसी राजनीतिक दल के नेता हों या कोरोना पर अपना ज्ञान देते हों। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पत्रकारिता परिवार की। दरअसल पत्रकारों की बात का जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि यह कोरोना युग पत्रकारिता के लिए ऐसी चुनौती लेकर आया है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है। और अब तो कोरोना से ग्रसित होकर पत्रकारों की मौत की खबरें भी पीड़ादायक लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये सब अब पत्रकारों के लिए भी एक फौजी की तरह युद्ध जैसा माहौल हो गया हो। जब फौजी बॉर्डर पर युद्ध विराम के बाद जब घर लौटता है और उसके जीवन में उसके बच्चे कई बार ये सवाल करते हैं कि पापा आपने युद्ध में क्या किया। मुझे भी वास्तव में बताऊं तो ऐसा ज़रूर लगने लगा है कि आने वाली पीढ़ी भी पत्रकारिता से जुड़े लोगों से ये भी सवाल ज़रूर पूछेगी कि इस कोरोना काल के दौरान हमने क्या किया और समाज को क्या दिया। अखबारों में भी जो भी आप शमशान से जुड़ी हुई जो भी फ़ोटो देखते हैं या फिर बिलखते हुए बच्चों की फ़ोटो देखते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल की स्क्रीन पर शरीर कपा देने वाले जो आप दृश्य देखते हैं, यकीन मानिए वो किस तरह से कैमरामैन किस पीड़ा से गुजरकर वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये मैं आपको बता दूं कि आम लोग शायद ये बहुत कम जानते हैं कि हमें भी हमारे कैमरामैन जब बताते हैं कि दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब वे घर पहुंचते हैं तो वे भी किस दहशत में होते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कोरोना के दौर में पत्रकारिता कितने मायने रखती है। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एडिटर चीफ शिशिर उपाध्याय जी। शिशिर सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। और साथ में है हमारे कैमरा पर्सन दशरथ विश्वकर्मा। सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये तो बात पत्रकारों से जुड़ी ज़रूर है, इसके साथ ही हमारे प्रदेश के अन्य जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। देखा जाता है कि आम लोग हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस दौर में उनके लिए हालात पर नज़र रखे हुए हैं, खबरें देते हैं, संपादन का दायित्व निभाते हैं और इंसान और सरकारी तंत्र की अच्छाई हो या फिर उनकी खामियां, सभी तरह को हम उजागर करते हैं। आज हम कोरोना वायरस के खतरे के रूप में अपने जीवन की शायद सबसे बड़ी खबरों से रूबरू होते आ रहे हैं। शिशिर जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कोरोना के दौर में पत्रकारिता यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी कहानी होगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, जो आपने बात कही है बिल्कुल 100% बिल्कुल सही है। अब तक हमने सुना था एक हमारी बॉर्डर पर करता है, देश को बचाने का काम करता है। इसके साथ हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारी जो सेना के, हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं, दूसरे अन्य विभाग के लोग हैं, जितने भी हमारे जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, ये राज्य नेक कर रहे हैं। इन सब की भागदौड़ में एक नाम छूटता रहता है देवेंद्र, हमेशा ये नाम कभी चर्चा में नहीं आता। सिर्फ हमारे ये सफेद कपड़े और जो खद्दरधारी नेता हैं, ये कभी कभी सिर्फ खुद करने के लिए कहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जनता का सेवक कहने वाले जो हमारे सम्माननीय नेता हैं, वो घरों में दुब के बैठे हैं, एक भी अस्पताल में नजर नहीं आएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमीदिया अस्पताल नहीं गए, डर है उनको कोरोना का। कब्रिस्तान पर शमशान घाट पर लकड़ी की कमी है, उसके लिए नहीं गए। कोई विधायक, कोई सांसद, कोई भी कब्रिस्तान पर, शमशान घाट पर नहीं जा रहा है। पत्रकार जा रहा है कवरेज करने के लिए। असली जनसेवक कौन है देवेंद्र जी? असली जनसेवक है पत्रकार, जो रात दिन आपने दुनिया भर की योजनाओं का लाभ दे दिया। ये IAS, IPS, पुलिस अधिकारी, दूसरे नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर ये काम कर रहे हैं, लेकिन क्या पत्रकार की भूमिका कम है क्या? हमारे प्रवीण श्रीवास्तव जैसे पत्रकार ने कोरोना का कवरेज करते करते जान दे दी। हमारे साथ एक उदयपुरा के बहुत अच्छे पत्रकार थे, वो अस्पतालों का दौरा करने गए थे, अस्पताल की यथास्थिति बताने गए थे, उसके बाद कोरोना के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। यही मुख्यमंत्री जी जनता का सेवक कहते हैं अपने आप को कि मैं जनता के लिए हूँ, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता भगवान है और मैं पुजारी हूँ। तो क्यों घोषणा नहीं करते हैं ये? अगर इस मुद्दे पर घोषणा करें कि पत्रकार की मौत अगर कोरोना के कारण होती है या कवरेज करने के साथ होती है तो हम उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देंगे, 50 लाख रुपए देंगे। देवेंद्र जी, बड़ा आश्चर्य होता है कि जनसेवक अपने घरों में रहकर
और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। और हमारे कैमरामैन अपनी जान जोखिम में डाल के, हमारे जितने कैमरामैन हैं वो अपनी जान जोखिम में डाल के रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं की जाती है। जी बिल्कुल शशि जी, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि पत्रकार हो या फिर कैमरा पर्सन हो, हम सब के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। इस महामारी के बीच कोरोना उम्र नहीं देख रहा है। जिस पर अटैक किया या तो वो मौत के कुएं के बाहर आया या फिर परिवार को अलविदा कह गया। यही वजह है कि आम लोग जब सुबह अपने घर से काम पर निकलते हैं तो उनको ये भी डर रहता है कि वो जब घर पहुंचेंगे शाम को ऐसा ना हो कि वो कोरोना वायरस को उनको साथ में घर ले जाएं। घर पहुंचकर परिवार के बीच चर्चाएं होती हैं, लेकिन उनकी चर्चाएं बाहर इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि उनके पास ऐसा कोई संसाधन नहीं होता जिससे वो अपनी पीड़ाएं लोगों को बता सकें। लेकिन हम आज आपको हमारे कैमरा पर्सन से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बताएंगे उनकी आप बीती कि कैसे वो डर के साये में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और आम लोगों तक इस महामारी की अपडेट पहुंचाकर सतर्कता के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन वे भी एक इंसान है, उनका भी एक परिवार है। डर तो उन्हें भी लग रहा है कि हमारे साथ अभी वर्तमान में देखें तो हमारे साथ हमारे कैमरामैन दशरथ विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। दशरथ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो क्या स्थिति होती है और जब आप शाम को घर पहुँचते हैं तब क्या स्थिति होती है? दशरथ जी सर, हमारी स्थिति का अंदाज़ा लगाना बहुत यह है कि हम किस तरह से काम करते हैं। हम जब घर से निकलते हैं तो हमें ये रहता है कि हम किस स्थिति में घर पहुंचेंगे, कहीं कोरोना लेके घर तो नहीं पहुंच जाएं। घर से जैसे निकलते हैं तो हम बच्चे बोलते हैं, बोले बड़ी मासूमियत से बोलते हैं, बोले पापा जल्दी घर आना। पत्नी ये आस लगाए रहती है और बोलती है कहीं बाहर का कुछ खाना नहीं, किसी प्रकार का कुछ किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना और भीड़ में मत रहना। अब क्या उनकी स्थिति हम ही जान रहे हैं कि वो किस तरह से हमारी राह देखते हैं शाम के टाइम कि जल्दी घर आए, जल्दी से हमारे बच्चे भी दिन भर यही इंतज़ार करते रहते, 10 बार फ़ोन करते हैं कि पापा कहीं बाहर का खाना मत। बच्चे छोटे बच्चे हैं, वो भी इतनी परवाह करते हैं हमारी कि पापा बाहर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, कहीं जाना नहीं, ज़्यादा किसी तरह से बिल्कुल बिल्कुल दशरथ, मैं थोड़ी देर के लिए आपको यहीं रोकूंगा। आप तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज सिंह राजपूत जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा था आपने एक सीएम साहब को एक ट्वीट किया था, आपने अपनी पीड़ा उनको बताई थी। किस तरह की पीड़ा थी? वर्तमान में आज हमारा विषय भी यही है, पत्रकार और कैमरामैन किस तरह से इस कोरोना काल में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जी मनोज जी। धीरे बोल पाऊंगा क्योंकि मैं खुद 12 दिन से कोविड पॉजिटिव हूँ जी, और मेरी बीमारी की अवस्थाएं आपको सब मालूम रहेंगी। तो मैं माफी के साथ अपनी बात कहूंगा कि अभी मुझसे बोलचाल में कुछ कमी रह जाए तो माफ कर देना। बाकी मैं कहता साफ हूँ, इसलिए थोड़ा सा अपने दिल पर जो भी अगर मलहम हो किसी के, वो हटा के साफ हो, इसे मेरी बात सुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा जी। हाजी हाँ, मैंने ट्वीट किया था और ट्वीट तो आपको ऐसा हो गया है, एसी का एक चैम्बर ले लो, किसी नेता से या किसी पार्टी से जुड़े जाओ और दिन भर में 10 ट्वीट करो, शाम को उसी पर से एक थैला मंगाओ और इंदौर या जबलपुर जहां भी आपका निवास स्थान है वहां पहुंच जाओ। ट्वीट अपना काम कर चुका होता है, सरकार अपना काम कर चुकी होती है, तो हम लोगों को कुछ दिखता नहीं है, बस हो गया ट्वीट। मैंने सोचा मैं भी एक ऐसा ट्वीट करके देखूं कि काम होता है कि नहीं। तो धन्यवाद, सीएम ने सुना या डीएम ने सुना या किसी ने। इसके बाद मैंने एक कलेक्टर साहब को भी ट्वीट किया था। दरअसल कलेक्टर साहब पिछले 8 दिन से मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे,
वो उन्होंने तो यही लिखा था कि साहब ये आपकी ससुराल नहीं है भोपाल, यहाँ की जनता मर रही है, बाहर निकलो, एसी चैम्बर में बैठकर लॉकडाउन लगाने से कुछ नहीं होगा। ये अभी सुशील भाई बोल रहे थे लॉकडाउन का और ये सब और भी बातें हो रही सुन रहा था मैं। क्या इन सब के पीछे अभी सीएम साहब का बोला, आपने अच्छा बोला सुशील भाई, पर क्या आप एक भी आईएएस अफसर को किसी भी अस्पताल के इर्द गिर्द देख रहे हैं? बड़ा सवाल। आपको कोई दिख रहा है? चलिए आईएएस छोड़ दीजिए, विभाग के बड़े डॉक्टरों को, विभाग के बड़े अन्य अधिकारियों को, क्या मोहम्मद सुलेमान, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आ रही मनोज जी, बोलिए। क्या मोहम्मद सुलेमान जो ACS टू हेल्थ हैं, क्या वो एक भी अस्पताल जाकर निरीक्षण करके आए कि वहाँ क्या स्थिति है? क्या फैज अहमद चौधरी साहब थे जब उन्होंने कोई स्थिति देखी? क्या गोयल साहब ने कुछ स्थिति देखी? या अभी जो आई हैं उनने देखी? किसी ने नहीं देखी। सबने हिसाब मांगा चिरायु वालों से, अरविंदो से, इंडेक्स से। अरविंदो चिरायु के 650 बेड का हॉस्पिटल 950 बेडों पे पेमेंट कर दिया, कोई पूछने वाला ही नहीं। हम ही नहीं पूछ रहे साहब। अभी दशरथ कह रहे थे आपके कैमरा में, वो सही कह रहे थे, वो अपना बचाव करें कि राज्य का बचाव करें कि नेताओं से बचें? उसकी स्थिति बड़ी बुरी है। पत्रकार नेताओं की खबर नहीं छापेगा तो नेता नाराज, फिर नौकरी भी करना है। शिशिर भाई आप तो जानते हैं कभी कभार कुछ लिख लेता हूँ जी, इसलिए कोविड ने कुछ लिखने की कोशिश की थी मैंने, अखबार पढ़ के। मैंने एक दिन फेसबुक पे लिखा था कि या तो कोविड में सरकार डरा रही है या अखबार डरा रहा है, और नहीं तो हम तो डरे हुए घर में बैठे ही हैं, है ना। तो अखबार पर से 1-2 लाइनें लिख रहा हूँ, पूरी हो जाएगी तो बिल्कुल आपके साथ बैठ के चाय पीते हुए आपको सुनाऊंगा। आप जल्दी स्वस्थ हो, हमारी प्रार्थना ही है। आपके शब्दों से मनोज जी जरूर लग रहा है आप बहुत अधिक बीमार हैं। आप बोलने की इजाजत चाहता हूँ जी। तो बड़े अखबार वालों को बुरा लग सकता है, पर सुन लीजिए 2 लाइनें जी। चलो एक बहुत बड़ा अखबार। बिल्कुल शिशिर जी, जैसा कि आपने मनोज जी को सुना, उनकी एक बात मुझे याद रह जाती है कि उन्होंने कहा कि या तो कोविड डरा रहा है या सरकार डरा रही है या फिर अखबार डरा रहे हैं। इस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी तरफ से। मेरा ये मानना है देवेंद्र जी, मनोज भाई को मैं 95 से जानता हूं और बड़े जुझारू पत्रकार हैं मनोज जी, और उन्होंने रात दिन रहकर 24 घंटे पत्रकारिता की है, बहुत मेहनत करते हैं और डंके की चोट पे दबंग पत्रकार हैं, जाबाज पत्रकार हैं, और इन्होंने बहुत मेहनत की है। आज अगर वो अस्वस्थ हैं और ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरीके से एक नेता के पीछे पूरा सरकार का सिस्टम लग जाता है, एक अधिकारी के पीछे पूरा सिस्टम लग जाता है, इन परिस्थितियों में अगर मनोज भाई बीमार है या हमारे प्रवीण जी बीमार थे, तो ऐसे में कोशिश करना चाहिए सरकार को कि एक पॉलिसी तो बनाए। आप सिर्फ मूर्ख बनाते हैं लोकतंत्र का चौथा खंभा कहकर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहके, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। मैं दशरथ, जो आपके कैमरामैन है, दशरथ के अलावा बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बेचारे रात दिन एक करते हैं और घर पे चिंता रहती है कि आज हमारे पति कब आएंगे, कितने बजे आएंगे और सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
ये इस महामारी के काल में हमारे माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत जनता की चिंता करते हैं, लेकिन सिर्फ एक आग्रह कि पत्रकारों की भी एक छोटी सी अपील थी। लोगों ने सुनील तिवारी और एक और पत्रकार जी से उनके बारे में बात की थी, उन्होंने तुरंत सुना, उनको पेंशन स्वीकृत करी। मेरा ये मानना है कि पत्रकार अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो सर अपनी जान लगा रहे हैं सारे पत्रकार लोग। आप लोग तो अपने घरों में बैठे हैं, आईएएस अपने घरों में बैठे हैं, सिर्फ अगर कोई है तो वो सिर्फ प्रेस वाला है, और प्रेस वाला रात दिन फील्ड में घूम रहा है, कब्रिस्तान जा रहा है, अस्पताल जा रहा है, आपको आईना दिखा रहा है, सच्चाई दिखा रहा है। तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि कम से कम उसके परिवार, अगर उसको खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो उसके लिए भी कुछ योजना बनाइए सर। आप दूसरों को 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं, दूसरों को 50 लाख रुपए दे सकते हैं, वो भी हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं, और पत्रकार भी हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश और आपके शहर का नागरिक है, उस पर भी चिंता करें कम से कम। बिल्कुल शिशिर जी, हम पत्रकार हैं, जब हमारे जीवन की सबसे बड़ी घटना घट रही है, लाखों लोग हमारे मुकाबले कहीं ज़्यादा डरे हुए और कहीं कम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी यही अपेक्षा होगी कि हम उनके आसपास रहें, उन पर नज़र रखें, उनकी खबर देते रहें और अपनी रिपोर्टिंग करते रहें। अगली पीढ़ियों के लिए इन सब के रिकॉर्ड हम अब कैमरामैन हमारे जो हैं अपने कैमरे में कैद करते रहें, और यही सरकार की खामियां या कुछ भी उनकी बातें हैं उनको हम उजागर करते रहें, और उनकी खतरे की घंटी भी हम बजाते रहें। दशरथ, आपने आपकी पीड़ा अभी बताई, क्या स्थिति होती ये तो आपने बताया कि जब आप घर से निकलते हैं बच्चा क्या बोलता है, जब शाम को घर जाते हैं तो पत्नी क्या बोलती है, जब कवरेज के दौरान रहते हैं तब क्या स्थिति रहती है? कोरोना की स्थिति से आप भी भली भांति अवगत हैं। जी दशरथ जी, कवरेज के दौरान तो ये स्थिति रहती है। अभी हम कुछ दो एक दिन पहले की बात बताऊं, मैं भदभदा विश्राम घाट गया था मैं कवरेज करने। तो वहाँ पे यह स्थिति, इतनी सारी एम्बुलेंस में, एक एम्बुलेंस में 4-4, 6-6 लाशें आ रही है, और चिताएं कम से कम 10-15 एक साथ जलती हुई देखी। अब दिन भर तो मैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन शाम को जब घर पहुंचा, शाम का मेरे डेली का रूटीन ये रहती है कि ठंड हो, बारिश हो या कुछ भी हो, मैं साल भर से शाम के टाइम जाता हूँ, पूरे कपड़े डेटॉल में डाल करके रखता हूँ, उसके बाद फिर नहाता हूँ डेटॉल से, उसके बाद फिर अंदर जाता हूँ। कहीं मुझे यही डर बना रहता है कहीं कोरोना घर में न आ जाए। बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल स्थिति रहती है। ये डर तो आपको ही बना रहता है, और अभी इंसान इस कठिन परीक्षा से ऐसा गुजर रहा है कि डर सभी को बना रहता है। अभी हमारे साथ शिवपुरी से निशी भार्गव जुड़ी हुई हैं, ये हमारी साधना न्यूज़ की ब्यूरो हैं। निशी, शिवपुरी की वर्तमान स्थिति से पिछली बार आपने हमें अवगत कराया, लेकिन आज का मुद्दा ये है कि कोरोना के दौरान जब कैमरामैन हो चाहे पत्रकार हो, जब फील्ड पर पहुंच रहे हैं तब क्या स्थिति हो रही है? मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। आप भी शहर में घूम करके जब तस्वीरें लोगों तक पहुंचाती हैं तब क्या परिस्थिति बनती है आपके साथ? फीमेल रिपोर्टर, एक महिला पत्रकार होने के नाते जब सुबह से हम घर से बाहर निकलते हैं और पूरा दिन जब हम फील्ड में वही रहते हैं, उसके साथ साथ प्रशासन के साथ मुस्तैदी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर जो है काम करते हैं, और वहां पर देखने मिलता है कि बहुत सारे लोग जो है, काफी लोग डरे हुए होते हैं, काफी लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं, काफी सारे लोग जो है तरह तरह के उनके मन में जो भ्रांतियां होती हैं उनको दूर करने लेकिन नेता कोई नजर आता है, अधिकारी कोई नजर आता है आपके साथ? आप तो कंधे से कंधा मिला के रात दिन फील्ड में लगी हुई रहती हैं, लेकिन ऐसे में वो जो जनसेवक है कभी दिखते हैं आपको जनता की सेवा करते हुए? शिशिर जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो शिवपुरी का प्रशासन है, यहाँ के पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, यहाँ के कलेक्टर अक्षय सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार पूरा प्रशासनिक अमला जो है रोडों पर है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में हर वो प्रयास कर रहा है, जनता को समझाने की कोशिश कर रहा है, कभी वॉलंटियर्स जो बना रहा है, लगातार वार्ड बाई वार्ड जो है मॉनिटरिंग कर रहा है कोरोना की रोकथाम के लिए। अब आपने बात की है जनसेवकों की, नेताओं की, तो इस वक्त नेता नगरी जो है वो अपने घरों में बिल्कुल बंद है, बिल्कुल भी रोड पर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये जो काम है प्रशासन के हाथों में है। प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ में काम करना है, तो प्रशासन लगातार रोडों पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पत्रकार और प्रशासन
कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर एसडीओपी, एसडीएम, शिवपुरी कलेक्टर, एसपी, जितने भी सारे प्रशासनिक अमला है, यातायात प्रभारी, सभी लोग जो है पूरी मुस्तैदी के साथ में अपना भूमिका जो है हर चौक चौराहे पर जो पुलिस है वो तैनात रहती है। यहाँ पर हर वो कोशिश की जा रही है, लोगों को समझाइश भी दी जा रही है। इसके साथ मैंने कलेक्टर, एसपी के अलावा जो आपके विधायक हैं, सांसद हैं, जो अपने आप को जनसेवक कहते हैं, ऐसे लोग क्या आपको दिख रहे हैं कि अस्पतालों में निरीक्षण करें, लोगों को बेड मिल जाए, दवाई मिल जाए, समय पे ऑक्सीजन मिल जाए? क्योंकि वही शिवपुरी है जहां एक अस्पताल में ऑक्सीजन चुरा के ले गए और उस परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। आज तक उस अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी सुशील जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पर जो सांसद है, विधायक है, वो लगातार विधायक शिवपुरी की यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने हाल ही में 45 लाख रुपए की विधायक निधि जो है वो डोनेट की है, जिससे कि लोगों को और से और अच्छी सुविधाएं मिली जाए। और ये जो उनका प्रयास है वो काफी सराहनीय, मैं कहूंगी कि उन्होंने ये अच्छा कदम उठाया है। लेकिन इसके साथ ही सांसद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब से शिवपुरी में सांसद जी की नियुक्ति हुई उसके बाद से उनको देखा ही नहीं गया। मैं कहूंगी कि वो कब आ जाते हैं और कब चले जाते हैं, इसकी कोई भी खबर लोगों को नहीं रहती है। और यहाँ पर जो सांसद जी के प्रयास होने चाहिए थे वो उन्होंने प्रयास बिल्कुल भी नहीं किए हैं। मॉनिटरिंग लगातार सांसद जी को करनी थी, लेकिन उन्होंने मॉनिटरिंग भी यहाँ पर उस तरीके से नहीं की है, क्योंकि यशोधरा राजे सिंधिया जी को दतिया और शिवपुरी का प्रभारी बनाया गया है कोरोना को लेकर। तो उनके द्वारा जो मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, समीक्षा बैठक वो लगातार कर रही है, लेकिन फिर भी वो सारी जो मॉनिटरिंग की जा रही है वो वीसी के माध्यम से की जा रही है। समीक्षा बैठकें वीसी के माध्यम से की जा रही है। मैं इसी बात पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। क्या यशोधरा राजे सिंधिया या विधायक महोदय, इनको अपनी जान का खतरा है, लेकिन निशी भार्गव पत्रकार है, वो अस्पताल जा सकती है, लोगों को एडमिशन करा सकती है, लोगों को दवाई दिलवा सकती है। तो ये जनसेवक क्यों लिखते हैं अपने नाम के आगे? क्योंकि पत्रकार अपनी जनता की सेवा कर रहा है, रात दिन लगा हुआ है, लेकिन माननीय जनप्रतिनिधि बीसी के कैमरे के माध्यम से सामने आते हैं। ऐसा क्यों? शिशिर जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि लगातार प्रशासन जो है, सरकार जो है, पत्रकारों से सहयोग अपेक्षित करती है कि पत्रकार जो है सरकार को सहयोग करे, प्रशासन को सहयोग करे, लोगों तक जागरूकता फैलाए। लेकिन जब पत्रकारों की बात आ जाती है तो क्या पत्रकार सरकारों से अपेक्षा नहीं रखते हैं? क्यों पत्रकारों को हमेशा अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी होती है? क्यों उनके लिए कोई भी आगे नहीं आता है? और जब पत्रकारों के हित की बात आ जाती है सामने, जब उनकी लड़ाई की बात आ जाती है सामने, तो ये एक विचारणीय पहलू बन जाता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि चौथे स्तंभ को जो जगह दी जानी चाहिए वो जगह नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें वैक्सीन की ही, अगर हम बात करें, सभी लोगों को वैक्सीन लगाई गई, सभी लोगों को कोरोना वॉरियर्स माना गया। प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सभी लोगों को कोरोना वॉरियर्स माना गया, लेकिन पत्रकारों को सरकार ने कोरोना वॉरियर्स नहीं माना और ना ही उनको वैक्सीन लगाई गई। क्या ये बहुत बड़ा सवाल सरकार से नहीं है कि हर बार सरकार पत्रकारों से लगातार सहयोग मांगती है कि सहयोग करें, लेकिन क्या सरकार को पत्रकारों से सहयोग नहीं करना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है कि पत्रकार अपनी जान हथेली पर रखकर अपने परिवार को ना देखते हुए लोगों के बीच में खड़ा हुआ है, लगातार लोगों के संपर्क में आ रहा है। और आपने देखा शिशिर जी के इस कोरोना काल में बहुत सारे पत्रकारों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत सारे पत्रकारों ने अपनी नौकरियां खो दी, बहुत सारे पत्रकार जिंदगी की जंग हार गए, हमारे बीच में अब वो लोग नहीं रहे हैं। फिर भी सरकार की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, बिल्कुल धृतराष्ट्र बन चुका है। बिल्कुल जो सरकार है वो बिल्कुल धृतराष्ट्र बन चुकी है। उनको कोई लेना देना नहीं है पत्रकारों से कि क्या स्थिति से वो लोग गुजर रहे हैं। हम जब फील्ड में होते हैं, महिला पत्रकार होते हैं, हर तरह की स्थिति परिस्थिति हमारे साथ में होती है, लेकिन फिर भी जब हम घर आते हैं तो हमारे परिवार वाले बहुत ही डरे हुए होते हैं और हम भी डरे हुए होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे जो संक्रमण हमारे परिवार वालों को हो जाए। तो हम भी उनसे दूरी बनाकर रहते हैं, एक अलग कमरे में अपने आप को क्वारंटाइन करके रहते हैं, सारे कपड़ों को सैनिटाइज करते हैं, डायरेक्ट बाथरूम में जाके सबसे पहले हम शावर लेते हैं, उसके बाद हम अपने परिवार वालों से मिलते हैं। लगातार रात में उठकर हम रियलिटी चेक करने के लिए जाते हैं, हम प्रशासन को जगा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्या कमियां और खामियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ढीला रवैया प्रशासन अपनाता है,
वो बेहद ही निंदनीय है कि इतनी सारी सच्चाई सामने के आने के बाद भी प्रशासन उस पर कोई भी सख्ती से कार्रवाई नहीं करता है। बिल्कुल शिशिर सर, एक अंतिम सवाल और आप निशी से बिल्कुल ले सकते हैं कि आपकी तरफ से। जी निशी, क्या ऐसा लगता है आपको कि स्थानीय स्तर पर यशोधरा राजे सांसद है, ये सब लोग जब अपने आप को जनसेवक कहते हैं और आपको कहते हैं लोकतंत्र का चौथा खंभा स्तंभ है आप, लेकिन उसके बाद भी फील्ड में रात दिन काम करने के बाद ये नैतिक बल कहां से आ जाता है इन नेताओं को, इन जनप्रतिनिधियों को, इन नौकरशाहों को कि अपने आप को जनता का हितैषी बताते हैं, जबकि आज आपदा आई है। आज आपदा में इनको फील्ड में होना चाहिए, अस्पतालों में होना चाहिए, पब्लिक के बीच में होना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। मदद छोड़ के सिर्फ ट्वीट करते हैं, सिर्फ डीसी करते हैं। बिल्कुल शिशिर जी, आपकी बात से सहमत हूँ कि ये वो वक्त है जब आप अपनी सही जो जनता के प्रति आपकी जो संवेदनाएं हैं वो उनको दिखा सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर वही बात बोलूंगी कि यही सबसे बड़ी समस्या है कि जब कुछ करने की बारी आती है या कुछ अपने आप को साबित करने की बारी आती है तो ये लोग अपने दिलों में छुप कर बैठ जाते हैं और फिर जब श्रेय लेने की बारी आती है तो सबसे आगे फीता काटने के लिए या मालाएं पहनने के लिए ये नेता नगरी जो है वो आगे आ जाती है और पत्रकारों को कहीं का नहीं समझा जाता है। मैं लगातार ये बात कह रही हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी लगातार कई वरिष्ठ पत्रकारों ने ये मांग की, कई लोगों ने इस बात को आगे रखा कि कोरोना वॉरियर्स माना जाना चाहिए पत्रकारों को और उनको भी वैक्सीन लगानी जानी चाहिए। लेकिन सवाल वही है शिशिर जी कि आखिर ये हमें हमारा हक जो है, अधिकार जो मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या सरकार को इस बारे में खुद नहीं सोचना चाहिए? क्या सरकार को खुद ये सोच अपने मन से नहीं ये समझ आना चाहिए कि हम लोगों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, ना दिन को दिन और रात को रात कहा है, तो फिर अब हमारे हक की जब बात आई है तो इस पर हमें मांग क्यों करनी पड़ रही है? आखिर सरकार पत्रकारों के लिए क्या कर रही है? ऐसी कौन सी सुविधाएं वो दे रही है? ऐसे कौन से तरीके के वो हमारे लिए काम कर रही है? ये सारी चीजें धरातल पर केवल जो वादे हैं और जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं वो हवा में दिखाई देती है। बिल्कुल निशी, बिल्कुल धरातल पर क्या स्थिति है सभी भली भांति जानते हैं। शिशिर जी, मेरे को कुछ दिनों पहले इन संकट के दिनों में किसी ने मुझसे एक अच्छा सवाल किया कि अगर हालात सचमुच बहुत बुरे हो गए और हम में से कुछ लोग खबर देते हुए ना रहे तब क्या होगा? इसका सीधा सा जवाब यही हो सकता है कि ऐसी असंभव घटना घट भी जाए तो भी कुछ पत्रकार होंगे जो खबर देते रहेंगे। पत्रकारिता अपने आप में अपना एक मुकाम रखती है। कुछ दिनों पहले या बीते दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीते दिनों देश के नाम अपने संदेश में 2 बार यह कह चुके हैं कि डॉक्टर हो, अस्पताल के कर्मचारी हों, सरकारी अफसर हों या आदि आदि। इन्हीं के साथ ही मीडिया भी आवश्यक सेवाओं में शामिल है। मीडिया को आवश्यक सेवाओं में शामिल करना एक सुखद बदलाव है, लेकिन हमें खुद यकीन होना चाहिए कि हम महत्वपूर्ण हैं और एक आवश्यक सेवा देते रहे हैं और दे रहे हैं। हमारा भी स्वाभिमान है, हमारी भी शान है, हमारा नियत बोध सब कुछ इस एक आस्था से निकलता है कि हम अपने आप में एक अहमियत रखते हैं। मेरा सवाल ये है शिशिर जी कि सत्ता से हमारा मतभेद है और हमेशा रहेगा, और यह देखा जाए तो किसे नहीं होता है, किस लोकतंत्र में नहीं होता है। हम सरकारों से सवाल करते रहेंगे और यह खेल चलता रहेगा। यह टकराव बदलते मिजाज की तरह आगामी तीखा भी होता जाएगा और तल्ख भी होता जाएगा। लेकिन जैसे अभी मनोज राजपूत जी ने कहा कि अखबार से डरें कि कोरोना से डरें या फिर किसी और चीज से डरें। शिशिर जी, मुझे लगता है देवेंद्र जी आपने एक बात बहुत अच्छी कही और इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कि आज देश में प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं और ये लोग स्वीकार करते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन अगर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो भूमिका नजर क्यों नहीं आती है? आज इस महामारी में, ये पिछले सदियों बाद 100 साल बाद ऐसी महामारी आई है। आपको आश्चर्य होगा कि एक आपने संस्थान का नाम सुना होगा देवेंद्र जी, रेड क्रॉस, मध्य प्रदेश रेड क्रॉस और भारतीय रेड क्रॉस का ऐसी विषम परिस्थिति में रेड क्रॉस नजर आता है। बड़े बड़े बंगले, अरबों रुपए का बजट लेके ये रेड क्रॉस बैठा हुआ है, लेकिन आज तक आपने इस महामारी में 1 साल में रेड क्रॉस की भूमिका देखी कहीं? आपने रेड क्रॉस की गाड़ियां देखी कहीं? आपने रेड क्रॉस के अस्पतालों में सुविधा देखी क्या?
सारे चेयरमैन इसके कलेक्टर हैं, महामहिम राज्यपाल इसके प्रदेश की हेड होते हैं, लेकिन उसके बाद भी रेड क्रॉस संस्था गायब है परिदृश्य से। ऐसा क्यों होता है? और मुझे लगता है कि दूसरे देशों में पत्रकारिता को, पत्रकारों को वास्तविक रूप से अगर चौथा स्तंभ माना जाता है तो उनके हक दिए जाते हैं, उनको उनका हक हमेशा उपलब्ध रहता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि बहुत सारी सुविधाएं अब शुरू की है शिवराज सिंह चौहान जी ने, मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा और बहुत सारी जरूरतें हैं जो पूरी होना चाहिए। देवेंद्र जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारी ज़रूरतें उनकी पूरी होना चाहिए। कई बार हम भी किसी भी गांव में या किसी भी शहर में जब कवरेज के लिए जाते हैं तो लोग हम पे एक विश्वास जताते हैं। उसमें भी कई लोग ऐसे अपवाद होते हैं जो बदमाश टाइप के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखते हैं कि पत्रकार है तो विश्वास जता देते हैं। हम अपना काम बहुत कर्मठता और साहस से करते हैं। यही वजह है कि जब सरकार या पुलिस आम लोगों की बात नहीं सुनती है तो देश भर में पीड़ित लोग सबसे पहले मीडिया से ही संपर्क करते हैं कि ये है। आपको एक छोटी सी आपको एक याद दिलाऊंगा जी कि देश की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया में कहीं से कुछ भी हो, हिंदुस्तान में कुछ होता है तो वो न्यायालय की तरफ जाता है। और जब न्यायालय के साथ अनजस्टिस हुआ था देवेंद्र जी, तो न्यायालय किसके पास आई थी आपको पता है? सुप्रीम कोर्ट के चार बड़े जज जनता की आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मीडिया के पास आए थे कि आप हमारी सुनो। तो अब जब ये हालात है, उसके बाद मीडिया फरियाद कर रही है कि हमें वैक्सीन लगा देने दो, वैक्सीन हम लोगों को लगवा दो, हमें सुविधा दे दो, हमारा इंश्योरेंस, जनसंपर्क ने कार्ड दिया है इंश्योरेंस का, उस इंश्योरेंस के कार्ड को फेंक देते हैं अस्पताल वाले। अभी मनोज जी ने जो बताया, इसके पहले प्रवीण जी जिनकी डेथ हो गई, उनका भी बीमा था, लेकिन मना कर दिया अस्पताल वालों ने कि हम नहीं मानेंगे कोई बीमा, इसमें होता नहीं है, ये आप जनसंपर्क को दे दो। तो ये आखिर ऐसा छलावा क्यों? किसी नेता के साथ ऐसा नहीं होता, किसी अधिकारी के साथ ऐसा नहीं होता, किसी जनप्रतिनिधि के साथ नहीं होता, सिर्फ मीडिया के साथ ऐसा क्यों? बिल्कुल शिशिर जी, हम भारतीय पत्रकारों को सम्मान और स्वतंत्रता सबसे बड़े वरदान के रूप में मिली हुई है। अगर लोग हमारी आज़ादी को इतनी तवज्जो देते हैं तो वे यह भी आंकते होंगे कि हम इस सब के काबिल हैं भी या नहीं हैं। शिशिर जी, यही मेरा एक सवाल आपसे है कि शिशिर जी, आपसे पहले मैं, हमारे साथ इंदौर से तबरेज खान जुड़े हुए हैं। तबरेज, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? तबरेज, आप सुन पा रहे हैं? तबरेज खान, आप सुन पा रहे हैं हम लोगों को? शिशिर जी दोबारा संपर्क करेंगे, डिस्कनेक्ट हो रहा है। बिल्कुल आपसे दोबारा संपर्क करेंगे तबरेज। शिशिर जी, जो वर्तमान स्थिति से अभी हम दशरथ से भी बात कर रहे थे, हमारा कैमरामैन है, अभी वो बता रहा था कि जब कुछ दिनों पहले जब ये राजधानी भोपाल के भदभदा विश्राम घाट से लौटा था, तो दशरथ आप खुद बताइए कि क्या परिस्थिति रही रात को आपके साथ, कुछ आप बताना चाह रहे थे इस संबंध में। बिल्कुल, मैं बता रहा था क्या स्थिति रही थी। मैं जैसे भदभदा से वापस घर पहुंचा तो पूरी रात नींद नहीं आई। बिल्कुल मेरी आंखों के आगे वो जलती हुई चिताएं इतनी सारी घूमती रही पूरी रात। वो लास्ट जो एम्बुलेंस में बॉडियां आई वो सब दिखती रही। मैं घबराता रहा पूरी रात। पूरा मतलब पत्नी, बच्चे तो सो गए थे, पत्नी पूरी रात मेरे सर की मालिश करती रही और पूरी रात सुलाने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद नहीं आई। वो बिल्कुल जैसी आंखें लगती है और वो दृश्य सामने आता है। तो दूसरे दिन बिल्कुल दशरथ, हम समझ सकते हैं क्या स्थिति रही होगी आपके साथ। शिशिर जी, इंदौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता दोबारा जुड़ चुके हैं, कुछ सवाल सुन रहे हैं आप हमको? जी तबरेज जी, इंदौर में भी भोपाल और जबलपुर, ग्वालियर जैसी भयावह स्थिति है। आप सुबह से लेकर शाम तक जान हथेली पर रखकर कवरेज करते हैं, कब्रिस्तानों में जाते हैं, शमशान घाट में जाते हैं। आपको लगता है कि आपके परिवार के लोग कहते होंगे कि जब नेता नहीं निकल रहा है, अधिकारी नहीं निकल रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं निकल रहे हैं, आप क्यों ऐसा जाते हैं? तो आपको कैसी परिस्थिति को फेस करना पड़ता है तबरेज जी? देखिए, परिस्थितियां बड़ी गंभीर है और घर परिवार का पूरा दबाव रहता है कि बाहर नहीं निकलना है, बाहर स्थितियां बड़ी खराब है और बाहर आप जाओगे तो हमारे को बिल्कुल आप लोगों की फिक्र रहेगी, क्योंकि
बाहर जो अभी जो वर्तमान में हालात है वो बद से बदतर है। ना बेड की सुविधा है, ना ऑक्सीजन की सुविधा है, ना इंजेक्शन की सुविधा है। और सरकार ने जो इंतजाम सरकार को करने थे सेकेंड वेव के लिए वो बिल्कुल भी नहीं किए हैं। और परिस्थितियां इतनी विकट हो चुकी हैं कि एम्बुलेंस में मरीज दम तोड़ रहे हैं। और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जो आपने मुद्दा उठाया है वो बेहद गंभीर है। पत्रकारों के लिए बिल्कुल सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए। तबरेज, जबलपुर के और इंदौर से, ग्वालियर से जिस तरीके की खबरें आती हैं, और वहां पर भी क्योंकि भोपाल में अभी अभी 2 वरिष्ठ पत्रकार, एक रायसेन जिले में, और कई ऐसे लोगों की मृत्यु हुई, कोरोना के कारण मृत्यु हुई, उसमें उसका परिवार बहुत असहज हो जाता है। आपको लगता है कि आपने अभी से इंदौर में जब आप रोज कवरेज के लिए निकलते हैं, वहां क्या शंकर लालवानी आपको दिखे? क्या वहां आपको जो मैडम वहां की मंत्री है वो नजर आई अस्पतालों में? क्या वहाँ सुदर्शन गुप्ता दिखे? क्या वहाँ रमेश मंडोला जी दिखे? क्या वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो क्या अस्पतालों में जाते हैं? या जो बल्लभ वहाँ इंदौर में बहुत सारे बड़े IAS अधिकारी बैठे हैं, IG बैठे हैं, कमिश्नर बैठे हैं, ये क्या जनता के बीच जा रहे हैं जनता की मदद करना? क्या क्योंकि मीडिया तो पहुंच रहा है, मीडिया एडमिशन भी, मैं स्वयं भोपाल में कई अस्पतालों में रोज फोन करके बेड का इंतजाम करने का रिक्वेस्ट करता हूँ, दूसरा इंतजाम करता हूँ, तो क्या ऐसी परिस्थिति बन पाती है? देखिए, जनप्रतिनिधियों की जो आप बात कर रहे हैं तो ग्राउंड पर कोई भी नहीं मौजूद है। ना इंदौर के सांसद मौजूद है, ना मंत्री मौजूद है, ना विधायक मौजूद है। जहां तक बात करूं मैं इन लोगों की, तो केवल कांग्रेस से संजय शुक्ला ही नजर आए हैं, हॉस्पिटल में नजर आए हैं, ऑक्सीजन का इंतजाम करते हुए नजर आए हैं, इंजेक्शन के लिए चिंतित नजर आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष का कोई भी जनप्रतिनिधि अभी फिलहाल की कंडीशन में किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी पत्रकार के साथ या किसी भी जगह अपना सहयोग देता हुआ नजर नहीं आया। तबरेज जी, अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे का परिवार के 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई, उनको बेड नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। अभी उनके 2 भतीजे बहुत गंभीर स्थिति में एडमिट हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिसने पार्टी को गढ़ा, ठाकरे साहब ने पार्टी को बनाया, ठाकरे जी के शिष्य आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद के रूप में हो। आज उनकी हालत इंदौर में इतनी खराब है कि उनके भाई ने स्वयं ये कहा कि हमने कई जगह फोन लगाया लेकिन कहीं से मदद नहीं मिल पाई। तो क्या इतनी भयावह स्थिति है इंदौर में? देखिए, स्थिति की बात मैं करूँ तो इंदौर की स्थिति शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति है इंदौर की। कल हम सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हमारी टीम साधना न्यूज की मौजूद थी, जब 3 लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण एम्बुलेंस में मरते हुए हमने देखा है। ऐसे कई लोग हैं जो बेड नहीं मिल पा रहा है, बाहर पार्किंग में एम्बुलेंस में ही दम तोड़ते नजर आ रहा है। अभी मैं खुद पंचकुई या मुक्तिधाम पर मौजूद था, जहां पर कनेक्टिविटी नहीं मिली थी आपसे। वहां पर भी आज 25 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। ये एक शमशान की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इंदौर के आंकड़ों की बात करूं तो मैं इंदौर में प्रतिदिन 200 से 300 शवों का अंतिम संस्कार और कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है। ये स्थिति इंदौर शहर की हो चुकी है। सरकार कितने भी दावे करे, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन के करे, चाहे ऑक्सीजन के करे, लेकिन मौके पर जो हालात है वो बहुत ही बद से बदतर है। आज भी कल भी 2 लोगों पर मुकदमा कायम किया गया है, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया है इंदौर पुलिस ने। जी तबरेज। बिल्कुल तबरेज, आपसे और भी हम जानकारियां लेते रहेंगे। शिशिर जी, आपदा, किसी भी तरह की आपदा हो या चुनाव अभियान हो, कोरोना भी एक अपने आप में एक आपदा ही है। इन आपदाओं के दौरान हम पत्रकारों ने ये पाया है कि लोग हमारे साथ आमतौर पर एक अच्छा और सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। इस विशाल और विविधता से भरे देश में लोगों को किसने ये सिखाया है कि पत्रकार उनके लिए महत्वपूर्ण है, कि पत्रकार ऐसे भले लोग हैं जो उनके जीवन के बारे में जो भी खबरें देते हैं या वे राजनीतिक विचार जो वो रखते हैं उन पर भरोसा आम लोग हम पर कर सकते हैं। शिशिर जी, ये जो परिस्थिति बन रही है, कई बार ये देखने में आ रहा है कि जो पुराने पत्रकार थे, पब्लिक जो है पत्रकारों से बहुत अच्छी तरीके जुड़ जाती थी, लेकिन अभी मैं पत्रकारों से हटके एक सवाल भी कर रहा हूँ कि अभी भी पब्लिक कुछ ऐसी है कि पत्रकारों पे भरोसा तो करती है लेकिन उतना नहीं कर पाती जितना उसको करना चाहिए। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए देवेंद्र जी, आपने बहुत सटीक बात पूछी है। आज भी बहुत सारे पत्रकार, प्रवीण श्रीवास्तव, मनोज सिंह राजपूत जैसे पत्रकार हैं
तो ऐसे पत्रकार भी हैं जो जनता की रात दिन, मैं राकेश पाठक जी की बात करूंगा, डॉक्टर राकेश पाठक जी ग्वालियर में पिछले लॉकडाउन के दौरान गंभीर परिस्थिति थी और उन्होंने लगभग 4-5 महीने तक एक संगठन बनाया और उस संगठन के माध्यम से लोगों की मदद करी। ये पत्रकार का काम नहीं था, एक जनप्रतिनिधि नजर नहीं आया देवेंद्र जी। मैं योगेश उपाध्याय को जानता हूँ, सीहोर में एक पत्रकार है, वो पिछले साल भर से जो भी निकलता है हाईवे पे, कोई तो जरूरत है, एडमिशन की जरूरत है, किसी आवश्यकता की जरूरत है, वहाँ रघुवर दयाल गोहिया है, प्रदीप चौहान है, ये पत्रकार है, ये लोगों की मदद करते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे पत्रकारों को जानता हूं जो रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन निगेटिव पॉइंट ये है कि कुछ पत्रकार हमारे यहाँ भी ऐसे हैं जो पर्याप्त रूप से जिनके साथ जो या समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं। परिस्थितियां क्या है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं उतना मेहनत, उतना फील्ड में नहीं जा पाते हैं। लेकिन मुझे इस बात से संतोष है देवेंद्र जी, आज जो सब विषय उठाया है साधना न्यूज ने, वो हमारे पत्रकारों के हक की बात करी है और वही परिस्थिति ऐसी है जिसमें हमें आम आदमी भरोसा करता है। आम आदमी आज अगर साधना न्यूज देख रहा है तो उसे इस बात का एक्सेप्ट करेगा वो कि जनता की आवाज बनने का काम हर उस मुद्दे पर साधना न्यूज बात करता है जो सीधी जनता से जुड़ी हुई है, जनता की आवाज होती है। देवेंद्र बिल्कुल शिशिर जी, कई बार ये भी होता है कि जब पत्रकार किसी से परिचित नहीं होता है, लेकिन उनके प्रति कितने स्वागत और कितने उदारतावादी शब्दों के साथ कुछ, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, बड़े सम्मान के साथ बात करती हैं। लेकिन अब मैं यहाँ से आपके बाद में हमारे साथ दशरथ, हमारे कैमरा पर्सन जुड़े हुए हैं। दशरथ, तुम्हें आपको बहुत कम समय भले ही मिल रहा है, लेकिन आपकी जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में जो आप जानकारी दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ निकल कर सामने आ रही है। दशरथ, फिर से मैं आपके पास आता हूँ। आपने जैसे बताया कि जब कवरेज पे आप निकलते हैं तो आप अभी भदभदा विश्राम घाट की बात कर रहे थे कि आपको रात भर नींद नहीं आई, सुबह मुझे जो जानकारी है आपको अवकाश लेना पड़ा था। दशरथ, परिस्थिति बहुत भयावह है, आप भी जानते हैं। क्या सावधानियां बरतते हैं आप कवरेज के दौरान? कवरेज के दौरान बिल्कुल हम सैनिटाइज साथ में रखते हैं, मास्क पहन के रखते हैं और अपने बिल्कुल थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दूरी बनाने की कोशिश करते हैं और वैसे सभी साथ देते हैं। हमारे साथ के जो सभी कैमरामैन हैं बिल्कुल हमारा पूरी तरह से सहयोग करते हैं और जब वो लोग भी सावधानी पूरी तरह से बरतते हैं, मास्क और सैनिटाइज का हमेशा उपयोग करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यही सावधानी बरतते हैं कि हम अपने आप में डिस्टेंस रखें। लेकिन स्थिति ये रहती है कि कभी कभी सभी इकट्ठे होना काम करना पड़ता है बिल्कुल पास में रह करके, और बाइट के टाइम पे तो इस तरह से स्थिति होती है कि बिल्कुल जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इकट्ठे होकर के कवरेज करनी पड़ती है। तो दशरथ, जब ये स्थिति बनती है, आप लोग आपस में जब कैमरामैन बैठते हैं तब आपस में चर्चाएं तो होती होंगी कि आज भीड़ का हिस्सा बने। तो भीड़ का हिस्सा बनने के बाद कई बार मैंने भी ये तस्वीरें देखी हैं कि आप अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार एक दूसरे पर सैनिटाइजर छिड़कते हुए दिखाई देते हैं जी। दशरथ, उस दौरान जब क्या होता है, जब आपस में आप सभी कैमरामैन एक साथ कहीं जुटते होंगे, भोपाल में भी आप कवरेज करते हैं, एक आपका स्थान होगा कि सबको एक जगह मिलना है, जब वहाँ बैठते हैं तब क्या चर्चाओं का दौर चलता है? अधिकतर ये रहता है कि जो बीजेपी बीट देखते हैं और कांग्रेस बीट देखते हैं तो या बीजेपी कार्यालय में मिलते हैं या तो फिर कांग्रेस कार्यालय पे मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहीं यही चर्चाएं होती है कि बस अपने सुरक्षित रखें, आज हमारे साथ ये हुआ, ये अपनी व्यथा बताते रहते हैं सभी कैमरामैन आपस में कि भाई आप भी अपना सावधानी रखें, हमारे रिश्तेदार को ये हो गया कोरोना, हमारे इसको हो गया। अब आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस रखें। और तो और स्थिति तो ये रहती है कि हम लोगों को कभी कभी तो खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक। कभी कभी तो खाली पेट भी काम करना पड़ता है, इतना समय भी नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। अब हमारे साथ रीवा से ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री जुड़े हैं। शिशिर जी, ज्ञानेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ज्ञानेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज पर। ज्ञानेंद्र जी,
किन परिस्थितियों में पत्रकारिता करते समय आप, चूंकि रीवा संभाग, शहडोल संभाग के प्रत्येक जिले में आपके रिपोर्टर काम करते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में आपकी टीम काम करती है, इन विषम परिस्थितियों में जब शहडोल में 16 मौतें हो जाती हैं ऑक्सीजन के बिना, वहां अधिकारी जाने से डरते हैं, नेता जाने से डरते हैं, फिर आपका पत्रकार जाता है, आप स्वयं जाते हैं, इन परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि इन हालातों में किस तरह से आप पत्रकारिता कर पाते हैं? क्या भय नहीं लगता? मुझे जहां तक जानकारी है आप स्वयं क्वारंटाइन है, आपको भी कोविड की संभावना थी, पत्रकारिता करते करते ही ऐसी स्थिति बनी। जी जी बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और वर्तमान में जो माहौल है वो पत्रकारों के लिए सबसे कठिन है, क्योंकि जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो अधिकारियों को मिल जाती है, नेताओं को मिल जाती है, जनप्रतिनिधियों को मिल जाती है, लेकिन जब बारी पत्रकारों की आती है तो कोई सुनने वाला नहीं रहता है। जी। और ज्ञानेंद्र जी, जी 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 ज्ञानेंद्र जी, रीवा और शहडोल के अस्पतालों में अभी क्या हालात हैं और कैसे चुनौती का सामना करना पड़ता है? मैंने वहाँ के जो कमिश्नर है अनिल सुचारी जी और शहडोल के कमिश्नर जो शर्मा जी है, राजीव शर्मा जी, दोनों से बात की थी और दोनों से ये पूछा था। उन्होंने कहा कि हमने अभी अभी ज्वाइन किया है, अब हम सारी व्यवस्थाएं सिस्टमेटिक करेंगे। मेरा सवाल उनसे था कि पत्रकारों को भी, माननीय जनप्रतिनिधियों को जो सुविधा मिलती है, माननीय अधिकारियों को जो सुविधा मिलती है, पत्रकार भी इंसान है और समाज का सबसे बड़ा सेवक है, तो क्या उसके बारे में भी आपकी चर्चा होती है? नहीं, अभी तो इस विषय में चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि पिछले 3 दिन से मेरा खुद का स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से मैं होम आइसोलेट हूँ। पर फोन पे जो जानकारी हमारे वहाँ के पत्रकारों द्वारा मिली है कि ये बड़ा दुर्भाग्य है सर कि शहडोल में एक अभी नया मेडिकल कॉलेज खुला है और वहाँ के डीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमारे पास सुविधाओं का अभाव है, मेरे पास नर्सिंग स्टाफ नहीं है, मैं कैसे ट्रीटमेंट कर पाऊँ, कैसे जनता को सुविधा उपलब्ध कराऊँ। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और निश्चित रूप से ये शासन प्रशासन और सरकार की नाकामी है, जिसके कारण ही ये पिछले कल परसों के दिन में 16 से 22 मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है, जो अभी ऑन रिकॉर्ड है कि पर्दे के पीछे कितनी मौत हुई है उनका अभी खुलासा भी नहीं हो पाया। और इन परिस्थितियों में बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये तो आंकड़े आपने जो 22 से 28 के आंकड़े बताए ये तो सिर्फ पेपर पर है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, साधना न्यूज को आपके माध्यम से, आपके रिपोर्टरों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है वो 1 सैकड़ा से ज्यादा विभिन्न प्रदेश में यहाँ के पूरे जो अस्पताल है, सरकारी हो, प्राइवेट हो, निजी अस्पताल हो, 1 सैकड़ा से ज्यादा मौतें सिर्फ अव्यवस्था के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिल पाने के कारण और समय पर अस्पताल में बेड न मिल पाने के कारण हुई है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप अपना ध्यान रखिए, इन चुनौतियों के बीच में आप लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं और अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दशरथ, आपके पास दोबारा आता हूँ। मेरा देवेंद्र जी आपसे एक सवाल था। जी, आप फील्ड में जब पत्रकारिता करते हैं, फील्ड में आप जाते हैं, लगातार आप कब्रिस्तान जा रहे हैं, शमशान घाट जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की रोज कवरेज कर रहे हैं, मंत्रियों की कवरेज कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि कहाँ कमी रह जाती है, किन जगहों पर पत्रकारों को? क्योंकि आपने देखा कि एक फील्ड में कोई प्रतिनिधि नजर नहीं आ रहा है, फील्ड में कोई IAS IPS, जैसा मनोज जी ने कहा, मनोज राजपूत जी ने, तो आपको अंदर अंदर भय लगता होगा कि हम निकल रहे हैं लेकिन हमारे भी बुजुर्ग माता पिता हैं, घर में परिवार में सदस्य है, तो कैसा फील करते हैं इस चुनौती? क्योंकि ये मानवता खत्म हो रही है, जब सारे नेता घर में घुस गए हैं, अधिकारी घर में घुस गए हैं, जब सिर्फ पत्रकार काम कर रहे हैं फील्ड में। बिल्कुल शिशिर जी, भय तो बना रहता है। और आपके सवाल में एक चीज़ आपने बोली कि मानवता खत्म होती जा रही है। कवरेज के दौरान हमारे अंदर ये भय रहता है। घर से हमारे पास भी, जैसे दशरथ ने बताया कि फ़ोन आते हैं, सेम यही कंडीशन मेरे साथ भी है। परिवार वाले फ़ोन लगा के पूछते रहते हैं, किसी भी चीज़ को छूना नहीं और किसी भी जगह पर खाना नहीं। और आपने जो मानवता वाला शब्द कहा, इस चीज़ को लेकर मैं ये कहूँगा कि जैसे कुछ दिनों पहले हमीदिया अस्पताल से इंजेक्शन का चोरी हो जाना और उसके बाद कई जगह पर ये खबरें आना कि उनका डुप्लीकेट इंजेक्शन हज़ारों रुपए में बेच देना, ये बताता है कि इंसानियत और मानवता अभी इस संकट काल में भी लोगों के अंदर किस हद तक है और किस हद तक नहीं है। ये चीज़ हमारे अंदर भी सवाल उठता है और यही देखकर पत्रकार होने के नाते हमारे अंदर फिर ये चीज़ और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से सामने आती है कि ऐसे लोगों को हम भी सबक सिखाएं। हम भी कई लोगों को ये बोलते हैं
जब हमारे पास भी कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमें अस्पताल में आईसीयू बेड उपलब्ध करवा दीजिए या हमें इंजेक्शन की उपलब्धता करवा दीजिए, हम सरकारी गाइडलाइन के अनुसार उनको अवगत कराते हैं, जो भी नंबर जो सरकार ने जारी किए हैं वो उन तक पहुंचाते हैं। और साथ में जब सामने वाला ये कहता है कि इंजेक्शन यहाँ पर हमें इतने रुपए का मिल रहा है, तब हम उनसे यही कहते हैं कि आप उसके हमें अवगत कराइए। और हमारी कोशिश ये रहती है कि इस तरह के जो लोग हैं जिनके अंदर से मानवता ख़त्म हो चुकी है, जिनके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, उनको हम सबक सिखाएं और सलाखों के पीछे तक पहुंचाएं। कुछ इस तरह की घटनाक्रम भी हमारे साथ होते रहते हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, अपना ख्याल रखें और सावधानी रखें, क्योंकि ये सरकार में बैठे लोग सरकारी सिस्टम, सरकारी जो भी हमारी व्यवस्था अपना हक समझते हैं, लेकिन मानवीयता और संवेदनशीलता और इंसानियत पत्रकारों में अभी भी जिंदा है और पत्रकार पूरी ताकत से लगे हुए हैं और जनता की आवाज बने हैं। क्योंकि जनता कहाँ जाए, आपके पास जैसे फोन आते हैं दिन भर, सैकड़ों लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमें बेड दिलवा दीजिए। लाचारी नजर आती है कई बार, क्योंकि सिस्टम इतना कोलैप्स हो चुका है। अब ये कह देना, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम न लेते हुए, बहुत सारे माननीय जनप्रतिनिधि जब शपथ लेते हैं और जनता की सेवा का संकल्प लेते हैं, तब वो कहते हैं कि टांग दूंगा, लटका दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। हिम्मत नहीं है। लेकिन आज नाक के नीचे दिया तले जो हालात हो रहे हैं, उस पर सब चुप है। सब कह रहे हैं कि सदी की सबसे बड़ी भयावह स्थिति है। तो इस भयावह स्थिति में अगर पत्रकार फील्ड में अड़ा हुआ है, मैदान में डटा हुआ है, तो जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आते मैदान में? जनप्रतिनिधि, हम भोपाल की सांसद से पूछना चाहते हैं, भोपाल के माननीय विधायकों से पूछना चाहते हैं, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा के सांसद कहाँ हैं? वो जनप्रतिनिधि कहाँ है जो जाए अस्पतालों में, डॉक्टरों से पूछे कि माननीय क्यों नहीं उपलब्ध है? संवेदनशीलता के साथ आम आदमी को अगर हिम्मत हो जाए, आम आदमी के बगल में अगर सांसद जी खड़े हो जाएं, विधायक जी खड़े हो जाएं, जिनको वोट इसीलिए दिया है, उन्होंने चुन के इसीलिए भेजा है कि वो इमरजेंसी में उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन कोई नजर आता है आपको देवेंद्र जी? बिल्कुल शिशिर जी, समय की थोड़ी पाबंदी है। आज मुझे लगता है कि पत्रकार जगत में साधना न्यूज़ ने जो इस तरीके का मुद्दा उठाया है, कैमरामैनों, जब हम आज ये चर्चा कर रहे थे कि कैमरामैनों से जुड़ा हुआ मुद्दा हम उठा रहे हैं, दशरथ हमारे साथ पहली बार कैमरे से बाहर निकल कर, कैमरे के पीछे तो ये दिखाते रहते हैं कि क्या स्थिति, जब आज खुद स्क्रीन पर आए तो शुरुआत में थोड़े डरे सहमे थे कि पहली बार स्क्रीन पर आ रहे हैं, लेकिन अपनी आप बीती को उन्होंने भली भांति लोग आप तक पहुंचाया कि किस तरह से कैमरामैन अपने काम को अंजाम देते हैं। साथ में मैं तो यही कहूँगा कि हम सब इस संकट को पार करेंगे, और यदि अपने काम के दौरान कोरोना की चपेट में ना आए और बचे रहे तो बाकी जीवन इसकी कहानियां भी सुनाते रहेंगे। हाँ दशरथ, बताना चाह रहा था कि सरकार तो नहीं, लेकिन हम कैमरामैनों की ही एक संस्था है, वीडियो जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जिसने हमारे लिए ही सोचा है, जो कि हम किसी भी कैमरामैन को यदि कोई तकलीफ होती है तो हम उसके लिए तुरंत सहायता मुहैया कराते हैं। तुरंत, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हम तुरंत उसको सहायता मुहैया कराते हैं। ये हम सभी कैमरामैनों ने एक संस्था बनाई है, उसी में हम अपना थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे करते जाते हैं, और जैसे किसी को आवश्यकता होती है, कोई तबीयत खराब है या किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम तुरंत उसको सहायता मुहैया करवाते हैं। तुरंत जाकर के अस्पताल में यदि एडमिट है तो अस्पताल में जाकर के दे के आते हैं, या फिर घर यदि छुट्टी हो गई है तो उसी दिन मतलब हम तुरंत उसको सहायता मुहैया करवाते हैं। लेकिन ये हम सिर्फ कैमरामैनों ने संस्था बनाई है, बाकी सरकार की तरफ से हमारे को कोई सहायता तो है नहीं, बस हम आपस में ही अपना सुविधा देख रहे हैं कि बिल्कुल दशरथ, समय की थोड़ी पाबंदी है, आपकी बात बिल्कुल सही कही आपने। यही हमारा उद्देश्य था कि आपको भी हम स्क्रीन पर लेकर आएं। और आत्मरक्षा तो एक अहम सहज प्रवृत्ति है। कहा भी गया है कि जान है तो जहान है, इसलिए कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकता। पत्रकार भी इन दिनों खतरों के खिलाड़ी वाली भूमिका में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में मुझे भी जो अनुभव हासिल हुए, उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि न्यूज़ रूम में बैठा कोई भी समझदार लीडर किसी को बेवजह खतरे में डालने की शायद ही सोचेगा। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि इस कोरोना वायरस के कारण आई आपदा
जैसी परिस्थितियों में इंसाफ और इतिहास की मांगों को पूरा करने की पहली जिम्मेदारी हम पत्रकारों की है। अगर हम इसमें नाकाम होते हैं तो यह इतनी भरी नाकामी होगी कि हमें खुद को पत्रकार कहना भी छोड़ देना पड़ेगा। ध्यान रहे कि हम में से कुछ अगर नाकाम भी होते हैं तो हर कोई नाकाम नहीं होगा। हमारे पेशे के कुछ सम्मानीय लोग जरूर चमकेंगे। इस दौर के कुछ ऐसे पत्रकार जरूर उभरेंगे जिन पर भावी पीढ़ियां फक्र जरूर करेंगी। फिलहाल इस डिबेट में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।